देहरादून आरटीओ के खिलाफ विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। सभी यूनियन का यह आरोप है कि देहरादून आरटीओ में बड़ा खेल चल रहा है, जिसकी जांच समय से न होने पर अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द देहरादून आरटीओ के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरकर चक्का जाम करना पड़ेगा। द्वारा कम से कम 10 जांचें जो हैं अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में एक मुकदमा जो है अधिकारी पे हुआ है, सुनील शर्मा पे। ये बहुत गंभीर मामला है इस चीज का। हमने ये मांग करी है कि कम से कम जो है इस अधिकारी को हटाया जाए। और आपने देखा होगा कि इस अधिकारी का जो ट्रांसफर भी जो है इलीगल तरीके से हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें जो है बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसमें जो है पार्टी की भी छवि खराब हो रही है और जो है प्रदेश से परिवहन विभाग की छवि भी खराब हो रही है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला में अवैध निर्माण हटाने का अभियान लोगों के भारी विरोध के बाद फिलहाल मंगलवार को टाल दिया गया है। एमडीडीए आज लोगों की शिकायत के बाद उनके कागजों की जांच कर रहा है। कल एमडीडीए की तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया था और लोगों ने उसका विरोध किया। वहीं जब आज टीम कार्रवाई करने पहुंची तो लोगों ने फिर से विरोध किया, जिस पर आज एमडीडीए लोगों की शिकायतें सुन रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया थी, उसके विरोध में कुछ लोगों ने आज सड़क जाम कर लिया था। तो हमने इनको जो समझा के सड़क ट्रैफिक जो है खुलवा दिया है, ट्रैफिक नॉर्मल कर दिया गया है। और आज चलेगा सर अभी तक जो है अभी कुछ लोगों की कुछ क्वेरीज थी, उस संबंध में उनका निस्तारण के लिए एमडीडीए ने उनको बुलाया है। तो शायद उसमें जो भी जिनके जो डाउट्स हैं अपने क्लियर करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चारधामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। केदारनाथ में 9,70,000 भक्त दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक 7,43,000 यात्रियों ने बद्री विशाल की पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही गंगोत्री में 4,75,000 और यमुनोत्री में 4,50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इस बार की यात्रा में बड़ा उत्साह यात्रियों में देखने को मिल रहा है, जिससे विभिन्न कारोबारी काफी खुश हैं। और जिस हिसाब से यात्रियों का इस बार अति उत्साह दिख रहा है, लगभग पिछले सालों की तुलना में 1.5 गुना यात्री हमारे रोज पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में इसी हफ्ते मानसून दस्तक देने जा रहा है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को भेजने का सुझाव दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 27 से 28 जून के बीच मानसून दस्तक देने जा रहा है। प्रचंड गर्मी के बीच मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। 27 और 28 जून को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह तेज बारिश के रूप में इसका असर देखा जा सकता है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ जगह पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहीं ना कहीं जो बारिश की एक्टिविटी 27-28 से बढ़ रही है, जो मानसून के लिए भी बोला गया आज जो है कि अगले 3 से 4 दिन में वो उत्तराखंड में भी पहुंच जाएगा। तो जो बारिश की एक्टिविटी अब आगे बढ़ती जा रही है और 27-28 में तो मैं कहूँगा हैवी रेन्स भी जो है जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है या चमोली है, इसी तरह देहरादून या नैनीताल में भी देखें तो इसकी संभावना है। बरसात में सबसे अधिक चिंता प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर है। बरसात में लैंडस्लाइड और सड़कों के टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में जिस तरह से चारधाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने यात्रा रूट पर विशेष सावधानी बरतने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने का सुझाव दिया है। बिल्कुल वही उसका पर्पज था कि जो हमने प्रेस रिलीज एक दी है कि अब थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है और जो यात्रा है उसको भी स्मूथ करने की ज़रूरत है कि हमारी कैपेसिटी के अनुसार ही हम लोग जो लोगों का थोड़ा अलाउ करें, क्योंकि रास्ते बंद हो गए तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आ जाती है। चारधाम यात्रा में अभी तक 27 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं।
अभी भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बारिश में सुरक्षित यात्रा किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि इमरजेंसी में निपटने के लिए 4 धाम यात्रा रूट समेत प्रमुख मार्गों पर 260 जेसीबी और ड्रोजर्स मशीनें तैनात की गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार में सुखरा नदी में हो रहे भूमि कटाव से लोग परेशान हैं और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर किया गया है। लोगों का कहना है कि सुखरा नदी से भू कटाव की वजह से बड़ी आबादी को खतरा है और आने वाला मॉनसून खतरनाक हो सकता है। सुरक्षा दीवार बनाने का काम भी अब तक नहीं हुआ है। पिछली बरसात में भी कई एकड़ जमीन नदी में समा गई थी और इस बार बरसात को लेकर लोगों में डर है। आक्रोशित ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ धरने पर है। पिछले 1 साल से हम प्रशासन को ज्ञापन देते आ रहे हैं, जिसमें हमारी समस्या ये रही है कि जो नदी का कटाव है वो धीरे धीरे हमारे क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है और प्रशासन को हम ज्ञापन देते आ रहे हैं। हमारे जो पहले के लोग हैं यहाँ पे जो उस क्षेत्र में रहते हैं वो पिछले 2-3 साल से ही ज्ञापन दे रहे हैं और पिछले 1 साल से हमारी निरंतर यही प्रयास चल रहा है कि उस नदी पे चेक डैम बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं और नैनीताल की बात करते हैं। आपातकाल के दिन को बीजेपी ने यहां पर काला दिवस के तौर पर मनाया है। मल्लीताल पंत पार्क में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया है। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है और इस दौरान आपातकाल के दौरान की फोटो प्रदर्शनी को लगाया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, लेकिन आपातकाल के दौरान लोगों को यातनाएं देने का काम भी कांग्रेस ने किया है। सब पर पाबंदी लगा दी गई, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वो लोग थे जो आज लोकतंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने देश के अंदर आपातकाल लाया था। ये वो लोग थे जिन्होंने विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने प्रेस में भी सेंसरशिप लगाई थी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज उसके 50 वर्ष होने के बाद हम जनता को ये बताना चाहते हैं, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, ये कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में आज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भारत के प्रथम गांव माणा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। इससे पहले धन सिंह रावत ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी किए हैं। ज्योतिर्मठ में भूधंसाव की वजह से आई दरार के 18 महीने बीत जाने के बाद एक सुखद खबर सामने आई। ज्योतिर्मठ से औली को जोड़ने वाले रोपवे पर जल्द काम शुरू हो सकता है। ज्योतिर्मठ से औली को जोड़ने वाली एशिया की सबसे लंबी रोपवे 5 जनवरी 2023 से दरार पड़ने की घटना के बाद बंद करनी पड़ी थी। शहर के मनोहर बाग क्षेत्र में रोपवे स्टेशन पर दरार आ गई थी। केंद्र और राज्य सरकार नई तरीके से रोपवे के संचालन का काम शुरू करने जा रही है, जिसका सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए ब्रिडकुल और रोनमास कंपनी औली पहुंचकर सर्वे कर चुकी है। करीब 4 किलोमीटर की रोपवे अब 3 नंबर टावर सुनील से होकर औली गौरसो बुग्याल तक पहुंचेगी। तो वहीं आने वाले समय में हेमकुंड साहिब में भी नई रोपवे लगने जा रही है। वैसे जोशीमठ की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि जोशीमठ से और औली तक अभी तक रोपवे था। औली से गौरसो टॉप तक भी लोगों की डिमांड थी। अब 3 नंबर जो टावर है
वहाँ से गोरसू टॉप तक हम नया सर्वे का जो हमने भारत सरकार को भेजा था, भारत सरकार ने उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। उसका सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। रोपवे बनने से कहीं न कहीं ज्योतिर्मठ में पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। पिछले 1 साल से जहां ज्योतिर्मठ क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई, तो उम्मीद है कि नई तकनीक से बनी इस नई रोपवे का पर्यटक आने वाले वक्त में लुत्फ उठाएंगे। और ये बड़ा सौभाग्य है कि जोशीमठ का जो ज्योतिर्मठ का अस्तित्व बचाने के लिए यहाँ पर्यटक और तीर्थ यात्रियों के आने के लिए एक सुगम स्थल जोशीमठ है, ज्योतिर्मठ है। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार इसको तत्काल पूर्ण करे। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में हेमकुंड साहिब, केदारनाथ धाम में लगने वाले रोपवे भी शामिल हैं। तो इसी के साथ ही ज्योतिर्मठ औली रोपवे प्रोजेक्ट शामिल हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही अब रोपवे पर काम भी शुरू हो जाएगा। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। गर्मी और बरसात के कारण हो रही उमस से इन दिनों सांपों का बिल से बाहर निकलना शुरू हो गया है। वन विभाग का कहना है कि ऐसे में खासतौर पर जंगल, सीलन और पानी वाली जगह पर जिनके घर हैं वहां पर लोगों को खासतौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। देहरादून में इन दिनों बड़े पैमाने पर तेजी से घटनाएं सामने आ रही हैं। पहला वीडियो मसूरी रोड पर शिखर फॉल को जाने वाले रास्ते का है। रास्ते में अजगर दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया। दूसरा वीडियो हाथी बड़कला स्थित विजय कॉलोनी का है, जहां पर मंदिर में सांप घुस गया। पुजारी भी पूजा पाठ छोड़कर भाग निकला। तीसरा वीडियो जाखन का है, घर में किंग कोबरा घुस गया और तीनों जगह पर वन विभाग की टीम ने सांपों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हाईवे दोनों जिलों की लाइफलाइन है। बावजूद इसके दशकों से ये लाइफलाइन खस्ता हाल है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे ऑल वेदर रोड में तब्दील हो गया है और ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद पिथौरागढ़ और चंपावत की 90% आवाजाही इसी रोड से हो रही है, जिसके चलते पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हाईवे का कारोबार पूरी तरह चौपट हो रहा है। एक दौर था जब पिथौरागढ़ और चंपावत की अधिकांश आवाजाही पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हाईवे से होती थी, लेकिन पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे जब से ऑल वेदर में तब्दील हुआ है, इस रोड पर सन्नाटा पसरा है। आलम यह है कि आम राहगीरों के साथ ही सैलानी भी ऑल वेदर रोड की मदद से ही पिथौरागढ़ और चंपावत पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब सिर्फ अल्मोड़ा जाने वाले यात्री ही पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हाईवे की राह पकड़ते हैं। दोनों जिलों को जोड़ने वाले इस हाईवे से यात्रियों की बेरुखी ने 90 किलोमीटर के दायरे में पूरा व्यापार प्रभावित कर डाला है। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ का जो हाईवे है, इसका चौड़ीकरण किया जाए, क्योंकि नुकसान क्या, पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई है। आप ये देखिए, जितना व्यक्ति जो टूरिज्म आ रहा है या जो लोग आ रहे हैं, स्थानीय लोग आ रहे हैं, इन्होंने जो रुद्रपुर पिथौरागढ़ जो हाईवे है, याला हाईवे पकड़ लिया है, तो कोई आ ही नहीं रहा है अल्मोड़ा हल्द्वानी होते हुए। असल में पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हाईवे जहां सिंगल लेन है, वहीं यह हाईवे पूरी तरह खस्ता हाल भी हो चुका है। ऐसे में यात्रियों ने इस हाईवे से पूरी तरह दूरी बना ली है। दशकों से इस हाईवे को डबल लेन में तब्दील करने की मांगे उठती रही हैं। बावजूद इसके हाईवे को डबल लेन में तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं हुई है। लेकिन अब क्षेत्रीय सांसद के केंद्र में सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनने से इस हाईवे के दिन बहुड़ने की उम्मीद जगी है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रोड का 2 लेन करने का जो कंसल्टेंसी है वो ऑलरेडी इनवाइट की जा चुकी है। उसका बिड इस टाइम टेक्निकल इवैल्यूएशन चल रहा है। वो जैसे फाइनल होगा, जो हमारे कंसल्टेंट आएंगे वो पूरा ट्रैफिक सेंसस करके और जो भी रोड वाइडन करने के लिए जो भी उसमें कार्रवाई करने का, वो उसका अपना डीपीआर बना के देंगे। पनार से अल्मोड़ा 2 लेन सड़क बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। लगभग 77-78 किलोमीटर की सड़क है। अल्मोड़ा से ताकुला बागेश्वर उडियारी बैंड 2 लेन की मंजूरी हुई है, उसमें भी बहुत जल्दी हम काम करेंगे। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हाईवे पर हजारों परिवारों की रोजी रोटी टिकी है, लेकिन इस रास्ते से लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है, जिससे इलाके के कारोबार पर भी सीधा असर पड़ने लगा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली एम्स पहुंचकर बिनसर के घायलों से मुलाकात की। उनका हालचाल जाना और इस दौरान सीएम धामी ने घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की है। हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 15 जून को अल्मोड़ा की बिनसर में जंगल की आग में झुलसकर 3 लोग घायल हो गए थे। तो घायलों के परिजनों से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है। बिनसर के जंगल में आग में झुलसे थे और अब सीएम धामी ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में सुरक्षात्मक काम शुरू नहीं हुए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को सुरक्षात्मक काम शुरू करने को कहा है। ज्योतिर्मठ में पिछले वर्ष से टूटी हुई दीवार, रास्ते और नालियों का निर्माण कार्य बंद है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के खत्म होने के बाद तुरंत इन कामों को शुरू करने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को कहा है। आचार संहिता अपनी जगह है, लेकिन जो काम रुके हैं उन कामों को प्राथमिकता के आधार पे हमको आगे करने पड़ेंगे, क्योंकि बरसात के बाद कोई दिक्कत न आए जोशीमठ में। इसलिए मैंने प्रशासन से कहा है कि वो आप ताकि चुनाव भी प्रभावित न हो और ये सारे काम कैसे हों, इसके लिए मैंने जिला प्रशासन से कहा है। मुझे आशा है कि चुनाव के बाद ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग को लेकर एसओपी बनाने की कवायद जारी है और ट्रैकिंग से जुड़े इसका स्वागत कर रहे हैं लोग। देखिए। उत्तराखंड में ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और ट्रैकर भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। सीमांत उत्तरकाशी जिले में ट्रैकिंग प्रमुख व्यवसाय में शामिल है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में हर साल 2 लाख से अधिक पर्यटक ट्रैकिंग के लिए आते हैं। इससे यहाँ पोर्टर, गाइड और स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसियों का कारोबार चल रहा है। वहीं मध्य और उच्च हिमालयी क्षेत्र के ट्रैकिंग रूट जोखिम भरे हुए हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए कोई एसओपी नहीं है। ऐसे में अब प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है जो इस पर काम कर रही है। जरूरत महसूस की जा रही है कि ये ट्रैकिंग के अंतर्गत जो भी हमारे ट्रैकर आ रहे हैं और उनमें व्यवस्थित हो, हमारी यहाँ की जो ट्रैकिंग जो लोग करवाते हैं और सुरक्षित हो। तो इन्हीं 2 बिंदु को लेके कि हम लोग जिले स्तर पे क्या हम काम कर सकते हैं, उसमें मैंने ये कमेटी गठन कर रखा है। वो कमेटी प्रत्येक बिंदु पे चर्चा करेगी, संज्ञान लेगी और किस तरीके से हमारी ट्रैकिंग उत्तरकाशी की सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रैकिंग और पर्वतारोहण व्यवसाय ट्रैकरों की सुरक्षा मानकों के विरुद्ध चल रही है। बड़े शहरों में बैठी ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियां मानकों की अनदेखी कर रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि जल्द उत्तराखंड में ट्रैकिंग को लेकर एसओपी लागू की जाए। बाहर दिल्ली बैठे हुए टूर ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोकल आदमी को लेकर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। यहाँ पे जो एसोसिएशन 60-65 जो चली आ रही हैं, जो 150-200 कंपनियां यहाँ पे हैं, इस प्रकार के एसओपी अगर लागू नहीं होगी तो यहाँ के लोकल रोजगारों का समापन हो रहा है। उत्तराखंड में पिछले 6 साल में नेहरू पर्वतारोहण स्थान के 29 प्रशिक्षुओं समेत 64 ट्रैकर उच्च हिमालयी क्षेत्र में जान गंवा चुके हैं। सहस्त्रताल की ट्रैकिंग के दौरान जिन 9 ट्रैकर की मौत हुई, उनमें एक ट्रैकर की उम्र 71 और दूसरे की 61 साल थी। जिसके बाद से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में इतनी अधिक उम्र के ट्रैकर को कैसे ले जाया गया। उसके बाद ट्रैकिंग के लिए एसओपी की मांग तेज हुई। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।